नमस्कार साथियों, वापस से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का कॉन्टेस्ट, लीड कोड का बाई वीकली कॉन्टेस्ट। काफ़ी सरल कॉन्टेस्ट था भाई। सवाल काफ़ी सरल थे भाई। मैंने 15 मिनट में चारों सवाल कर डाले। तो एक एक सवाल को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। लीड कोड के जनरली मैं डिस्कस नहीं करता हूँ कॉन्टेस्ट, क्योंकि ईजी रहता है। लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि एक बार लीड कोड का कॉन्टेस्ट भी करो, तो आपके लिए आज मैं लेके आ गया हूँ लीड कोड का कॉन्टेस्ट। तो चारों सवालों को पढ़ते हैं और करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है भाई, फाइंड कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू एरेज। तो आपको दो एरे गिवन है, nums1 और nums2, जिनका साइज n और m है। तो कह रहा है कि पहले तो आप ये निकालो, नंबर ऑफ इंडाइसिस सच दैट nums1 अकर्स एटलीस्ट वंस इन nums2, नंबर ऑफ इंडाइसिस सच दैट nums2 अकर्स एटलीस्ट वंस इन nums1। तो क्या क्या कह रहा है भाई, दो एरे गिवन है, nums1 nums2, एक का साइज n है, दूसरे का m है। तो कह रहा है हमें ऐसे इंडेक्सेस का काउंट निकालना है जिसके लिए हमारा जो nums1 ऑफ i का एलिमेंट है, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है nums1 पे, वो nums2 में भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। और यही काम हमें उल्टा करना है। तो अब हमें क्या रिटर्न करना है, एक एरे रिटर्न करना है दो साइज का, जिसमें हमें काउंट पता चल जाए, ये nums1 के लिए और nums2 के लिए। काफ़ी सिंपल सवाल है। सवाल मेरे को लगता नहीं कुछ खास समझाने की ज़रूरत है मुझे इसमें। तो कंस्ट्रेंट्स देखेंगे, कंस्ट्रेंट भी काफ़ी छोटे से हैं भाई। तो जैसे कुछ नहीं करना भाई, इसको 100 तरीकों से कर लो। बेसिकली यहाँ पे दो एरे गिवन है आपको। 4 3 2 3 1। और दूसरा एरे आपको गिवन है 2 2 5 2 3 6। तो क्या कह रहा है भाई कि पहले इसको ट्रेवर्स करो, चेक करो 4 है, नहीं है। 3 है, 2 है, 3 है, और 1 है, नहीं है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 3। फिर एक हमें उल्टा करना। 2 है ऊपर, हाँ है, 2 है, 5 नहीं है, 2 है, 3 नहीं, 3 है और 6 नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। तो यार कुछ नहीं करना, कंस्ट्रेंट्स काफ़ी छोटे से हैं, लूप लगा लो या किसी भी तरीके से कर लो। मैं अपना तरीका भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो पहले इसके लिए लूप लगा दो, A1 वेरिएबल बना दो और चेक कर लो कि क्या ये 4 इसमें है, 3 है, जो भी है तो उसके हिसाब से इसको बढ़ाते रहो। फिर यही काम B1 के लिए कर लो। अपना फाइनल आंसर A1 V1 हो जाएगा, ये हम रिटर्न करा देंगे। तो चाहे लूप लगा के कर लो, चाहे सेट से कर लो। मैंने सेट से किया है भाई, दो सेट बना दी यहाँ पे। फिर एक को ट्रेवर्स किया, अगर बी में उसको मिल जाता है, इसका मतलब है मिल जाएगा, तो A1 को बढ़ा देंगे। सिमिलरली ये काम मैंने दूसरे के लिए किया, B1 को बढ़ा दिया, अगर ए में मिल रहा है तो, और रिटर्न कर दिया। ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्ट। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सरल सा सवाल था, बच्चों का सवाल था, 5वीं क्लास का बच्चा भी इसको कर सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिमूव एडजेसेंट ऑलमोस्ट इक्वल कैरेक्टर्स। तो क्या है बोल रहा है सवाल, यू आर गिवन जीरो इंडेक्स्ड वर्ड। इन वन ऑपरेशन यू कैन पिक एनी इंडेक्स एंड चेंज इट टू एनी लोअर केस कैरेक्टर। तो बोल रहा है आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, वर्ड गिवन है। आप एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, कोई भी कैरेक्टर उठा सकते हो और उसको किसी भी कैरेक्टर में चेंज कर सकते हो। तो पूछ रहा है भाई, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू रिमूव ऑल एडजेसेंट ऑलमोस्ट इक्वल कैरेक्टर्स। तो मिनिमम ऑपरेशन पूछ रहा है हमें कितने लगेंगे कि हम सारे ऑलमोस्ट इक्वल कैरेक्टर्स हटा दें। ऑलमोस्ट इक्वल का क्या मतलब बन रहा है देख लेते हैं। टू कैरेक्टर्स ए एंड बी आर ऑलमोस्ट इक्वल इफ ए इक्वल टू बी और ए एंड बी आर एडजेसेंट इन द अल्फाबेट। तो क्या मतलब है भाई इसका, कह रहा है कि ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब है या तो वो बराबर हो या वो एक के डिफरेंस में हो। मतलब जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, तो एक के डिफरेंस में आ रहा है, तो इनको एडजेसेंट बोल सकते हैं। तो इनको ऑलमोस्ट इक्वल बोल रहा है। तो हमें हमें सारे ऑलमोस्ट इक्वल एडजेसेंट कैरेक्टर्स हटाने हैं। जो जैसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, जैसे मान लो ए है, तो इसमें ये देखो, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हमें मिनिमम ऑपरेशन लगाना है ताकि ये सारे हट जाए। तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि बीच वाले को चेंज करें हम, क्योंकि ये भी और ये दोनों के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको मान लो मैंने जेड कर लिया, इसको भी जेड कर लिया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है सवाल में, बेसिक सी ऑब्जर्वेशन है। बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या बोलूँ, बिल्कुल बच्चों वाली ऑब्जर्वेशन है। अगर आपने जरा सा भी दिमाग चलाया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है इस सवाल में। आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लो ये आपकी स्ट्रिंग है,
आपको बस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है भाई, और चेक करना है कि अगर उसके पीछे वाला इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल है कि नहीं। मान लो ये वाला ऑलमोस्ट इक्वल आ गया इसके, तो आप अपने आंसर को 1 से बढ़ा दोगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि और हम इसको चेक नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आपका ये वाला, आप ये वाले कैरेक्टर पे चेक कर रहे हो और अगर आपको ये और ये बराबर मिलता है, ऑलमोस्ट इक्वल मिलता है, तो आप क्या करोगे, अपने आंसर को 1 से बढ़ा दोगे और सीधा आगे चले जाओगे इस वाले कैरेक्टर में, इसको स्किप कर दोगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझते हैं। क्योंकि जब हम इस कैरेक्टर को चेंज करेंगे तो हम इसको ऐसा कुछ बना सकते हैं कि ये इसके लिए भी सेटिस्फाई हो, इसके लिए भी सेटिस्फाई हो, और हम सीधा यहाँ पे पहुँच के चेक कर सकते हैं क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो सीधा हमारा सवाल हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार फटाफट से कोड देख लेते हैं भाई। आंसर को 0 से इनिशियलाइज किया, एक लूप चलाया, अगर ऑलमोस्ट इक्वल है तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी, उनके एस का वैल्यूज का जो डिफरेंस रहेगा भाई वो 1 या उससे छोटा रहेगा। तो उस केस में मैं आंसर को भी बढ़ा दूंगा और आई को भी बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे अगले वाले को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रेंट्स बड़े छोटे से हैं पर मैंने ऑफ एन में ही कर दिया। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी। You are given an integer array nums and an integer k. The frequency of an array x element x is the number of times it occurs in the array. आपको एक array गिवन है, integer k गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है x की कि वो कितनी बार आ रहा है उस एरे में, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसको एरे को गुड़ कब बोलते हैं, जब हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी k या उससे छोटी हो। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट गुड सब एरे। तो हमें लॉन्गेस्ट सब एरे निकाल के देना। यार काफ़ी स्टैंडर्ड सा सवाल है भाई। हम लोग स्लाइडिंग विंडो पढ़ते हैं। स्लाइडिंग विंडो दो तरह की होती है, एक वेरिएबल होती है और एक फिक्स होती है। तो ये वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो का सवाल है। तो एक बार फटाफट से केस लेके सबको समझा देता हूँ कैसे करना है। तो मुझे लगता नहीं, अगर आपने स्लाइडिंग विंडो के सवाल कर रखे हैं तो मुझे ये सवाल समझाने की ज़रूरत है आपको। फिर भी जो लोग नए हैं, जिन्होंने स्लाइडिंग विंडो के बारे में नहीं पढ़ा है, वो क्या होती है, कैसे काम करती है, तो उन लोगों के लिए ये एक सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका एरे गिवन, ये आपका k2 है। तो लॉन्गेस्ट सब एरे क्या बोल रहा है, 1 2 3, ये हमारा लॉन्गेस्ट सब एरे हो जाएगा। तो ये 6 लेंथ है इसकी, तो हम 6 रिटर्न करवा देंगे। क्या अप्रोच रहेगी देखते हैं। क्यों ये आंसर कैसे है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें हर नंबर की फ्रीक्वेंसी 2 या उससे कम ही है, तो इसलिए ये गुड सब एरे कहा जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में k से कम रखनी है। 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 की भी 2 है और 3 की भी 2 है। तो यार गाइज फटाफट से देख लेते हैं, कुछ खास करना नहीं है भाई इस सवाल में। अप्रोच क्या रहेगी भाई, हम एक पॉइंटर लेंगे, बस एक दो पॉइंटर लेंगे, एक आगे एक यहाँ पे रखेंगे और एक पीछे रखेंगे। एक मिनट, दो पॉइंटर लेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे और एक पीछे रखेंगे। ये हमारा बताएगा कि हमारा जो करंट सब एरे है वो कहाँ से चालू हो रहा है, और ये वाला हम तब तक खींचते रहेंगे जब तक हमारा सब एरे गुड रहेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, एक हैश मैप बना सकते हैं। हैश मैप क्या स्टोर करेगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। हमें कुछ करना नहीं है भाई, हमें बस इस पॉइंटर को आगे बढ़ाना है जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अब यहाँ पे अगर हम दोबारा 1 पे जाएंगे तो हमारी कंडीशन फेल हो रही होगी, तो हम अपने पॉइंटर को यहाँ तक लाएंगे, फिर हम अपने पॉइंटर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे भाई, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो फेल हो गई इस वाले पोजीशन के लिए। फिर जब हमारी कंडीशन फेल होगी तो हम इस पॉइंटर को आगे बढ़ाना चालू कर देंगे, जो हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर था। तो और फिर उसके बाद हम दोबारा जब एक बार बढ़ाने के बाद इसको चेक करेंगे दोबारा कि इसको कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, फिर इसको वहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्लाइडिंग विंडो की बड़ी बेसिक सी टेक्निक बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको पता होगा। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारा सब एरे कब गुड से नॉन गुड बनेगा, जब उसमें एक एलिमेंट डाल रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो k से ज़्यादा हो जा रही, तभी हमारा सब एरे नॉन गुड बनेगा। तो इस केस में हम उस एलिमेंट को ऐड नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने पीछे वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे वाले पॉइंटर को बढ़ाना चालू करेंगे। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी बेसिक सा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है। कोड देख लेते हैं फटाफट से।
एक ये वेरिएबल बनाया, इसको मैंने -1 रखा, -1 मतलब वो पीछे रहेगा, और एक नम्स का साइज बनाया, एक हैश मैप बना दिया, आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, एक लूप चला दिया आई से लेके एन तक। ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर है जो 1 पे खड़ा था स्टार्टिंग में। फिर हम जब तब ऐड कर सकते हैं तब तब ऐड करते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं, ऐड कब नहीं कर पाएंगे, जब ये इसकी फ्रीक्वेंसी +1 के से बड़ी हो जाएगी। +1 क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि जब हम उसको ऐड करने वाले हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ाने वाले हैं। तो समझ में आ गया होगा। फिर हम आंसर का मैक्सिमम ले लेंगे, फिर हम अपने फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे, और इस तरह से हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक सा सवाल है। चलो देखते हैं आखिरी सवाल, डी सवाल। Number of possible sets of closing branches. There is a company with n branches across the country, some of which are connected by roads. Initially, all the branches are reachable from each other by traveling some roads. The company has decided that they are spending an excessive amount of time traveling between their branches. As a result, they have decided to close down some of these branches. However, they want to ensure that the remaining branches have a distance of at most max distance from each other. The distance between two branches is the minimum total travel distance between to reach from one branch to another. Basically आपको क्या बोल रहा है, आपको एक ग्राफ गिवन है भाई, ग्राफ में n ब्रांचेज है कंपनी के, और हमें बोल रहा है कि कंपनी चाहती है कि कोई भी दो ब्रांचेस के बीच में जो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस हो वो इस वैल्यू से एक्सीड ना करे, इतना ही रहे। डिस्टेंस आपको पता ही होगा, दो पॉइंट्स के बीच में, एक से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो है। यू आर गिवन इंटीजर्स n, मैक्स डिस्टेंस एंड 2D एरे। Return the possible sets of closing branches so that any branch has a distance of at most max distance। तो क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि कंपनी क्या चाहती है, कुछ ब्रांचेस को शट डाउन करना चाहती है, तो और इस तरह से शट डाउन करना चाहती है कि जो बचे हुए ब्रांचेस होंगे उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो मैक्स डिस्टेंस से कम रहना चाहिए। और जब हम कोई भी ब्रांच को शट डाउन करते हैं तो उस ब्रांच की कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी एज है या रोड है, जो भी बोल लो, एज बोल लो चाहे रोड बोल लो, वो हट जाएगी हमारी ग्राफ से, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो हमें बताना है कि हम हमारे जो ऑल भी पॉसिबल सबसेट्स हैं ब्रांच को क्लोज करने के, उनमें से कौन से अच्छे रहेंगे। अच्छे रहने का मतलब है कि मैक्स डिस्टेंस हमारा इस वैल्यू से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो क्या बोलना चाह रहा है सवाल, एक बार एग्जाम्पल से फटाफट से समझ लेते हैं भाई। ये मैं ग्राफ ही बना लेता हूँ उसमें। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना दिया आप लोगों के लिए। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई, ये ग्राफ गिवन है आपको, इस और इसमें वो एक वेरिएबल होगा, मैक्स डिस्टेंस हमारा 5 है, ठीक है ना भाई। तो हमें क्या करना है, ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालने हैं जिसके जिसके लिए हमने वो ब्रांच रिमूव करी। तो इसमें सबसे पहले ये समझो ऑल पॉसिबल सबसेट्स क्या रहेंगे। एक तो हमारा एम्प्टी सेट रहेगा, एक हमारा 0, एक हमारा 1, एक हमारा 0 1, और ऐसे करते करते हमारे पास 2 की पावर 3 सबसेट्स आएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 2 की पावर 3 कैसे आ रहा है। ये हम 11वीं 12वीं में पढ़ के आते हैं सबसेट्स में, सेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पर पीएनसी से बोल निकाल लो चाहे कैसे भी निकाल लो। अब क्या बोल रहा है, एक सबसेट गुड कब होगा, इसमें से एक सबसेट गुड कब होगा। मान लीजिए मैं 1 और 2 को रिमूव कर देता हूँ उसमें। अगर मैं 1 और 2 को रिमूव करूंगा मेरे पास 0 बचेगा। अब 0 अपने आप में एक ब्रांच है और उसका डिस्टेंस किसी से हमें कंपेयर करना ही नहीं है, तो इस केस में डिस्टेंस हमारा मैक्स डिस्टेंस 0 बोल लो, तो वो हमारी इस वैल्यू से कम है, तो ये वाला सबसेट गुड माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं एक सबसेट और देखूं, मान लीजिए मैंने 0 रिमूव करा, तो मेरे पास ये ग्राफ बनेगा। अब ये गुड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है जो कि हमारे इस वैल्यू से ज़्यादा है, तो इस केस में ये गुड नहीं बोलेंगे। तो हमें ऐसे सारे पॉसिबल सबसेट्स का काउंट निकालना है, ये सवाल है। उम्मीद आपको सवाल समझ में आ गया होगा भाई। तो इसमें एक बार ध्यान गौर करने वाली बात है, अगर आपने कंस्ट्रेंट्स देखे हो तो सवाल के, तो आपको तुरंत पता लग गया होगा कि हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सारे पॉसिबल सबसेट्स के लिए चेक करना है बस। क्योंकि देखिए n काफ़ी छोटा है, n 2 की पावर 10 है, तो n 10 है मतलब, तो 10 का मतलब है एटमोस्ट हमारे 2 की पावर 10 सबसेट्स बनेंगे या उससे एक कम 1023। तो 1023 कोई बड़ा नंबर तो नहीं है भाई, आराम से 1023 का लूप चला सकते हैं। क्या करेंगे भाई, एक और हमें नंबर ऑफ एजेस तो दे रखे हैं वो भी बहुत कम है, 1000 है। आप उनको कुछ नहीं करना है भाई,
सारे पॉसिबल सबसेट्स के लिए चेक करना। कैसे चेक करेंगे, एक वो बना देंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि 10 यहाँ पे n बहुत छोटा है। अगर हम एडजेसेंसी लिस्ट से सोचेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सवाल, एडजेसेंसी मैट्रिक्स से सोचना आसान रहेगा। उम्मीद है आपको पता होगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है। ग्राफ की सारी टर्म्स की बातें कर रहा हूँ मैं, अगर आपको नहीं पता ये सब तो ज़रूर मेरे से पूछें, इसके लिए भी आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और यहाँ पे हमें एजेस में क्या दे रखा है कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच और उनके बीच का डिस्टेंस, और ये वो है अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड का मतलब है कि डायरेक्शन डज नॉट मैटर, चाहे आप ए से बी जा रहे हो चाहे बी से ए जा रहे हो, एक ही बात है। तो हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए ऑल, मतलब हमें सारे पॉसिबल पेयर्स के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेक करना है कि सारी ब्रांचेस आपस में सही डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप चाहे डायस्ट्रा लगा लो, चाहे आप फ्लोइड वॉशर लगा लो, कुछ भी लगा लो, दोनों से काम हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि n काफ़ी छोटा है, n10। तो मैंने यहाँ पे फ्लोइड वर्शल लगाया। अगर आपको फ्लोइड वर्शल के बारे में नहीं पता तो फ्लोइड वर्शल एक डीपी की एल्गोरिथम है, ग्राफ में जो लगाते हैं टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स इन द ग्राफ, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इन द ग्राफ। तो अगर फ्लोइड वर्शल के बारे में नहीं पता तो या तो GFG से पढ़ो भाई, या तो CP एल्गोरिथम्स की वेबसाइट पर जाके पढ़ो। फटाफट से इसका कोड देख लेते हैं भाई। इसमें मैंने कुछ नहीं किया भाई, आंसर को 0 से इनिशलाइज कर दिया, मतलब नंबर ऑफ काउंट होगा जो। फिर मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट और लगाया है, यहाँ पे बिट मास्किंग। ये एक काम करता हूँ आपके लिए, जो भी कंसेप्ट लग रहे हैं सवाल में वो लिख लेता हूँ। तो जो भी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं वो आपको पढ़ने हैं, या तो मेरे से पूछने या कहीं से पढ़ने। पहली बात तो आपको बेसिक आइडिया ऑफ ग्राफ्स होना चाहिए सवाल में। एडजेसेंसी लिस्ट मैट्रिक्स, ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है वो सब तो बेसिक ऑफ ग्राफ में ही आ गया हो। सेकेंड हमारा होता है फ्लोइड वर्शन। ये क्या होता है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तीसरा आपको बिट मास्किंग के बारे में पढ़ना है। बिट मास्किंग में मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज किया है, इसमें हम कहते हैं फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स यूजिंग बिट मास्किंग। तो भाई ये 3 कंसेप्ट आपको पढ़ना है इस सवाल को करने से पहले, ठीक है भाई। अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी नहीं आता है तो कुछ ऐसा कोई कंसेप्ट है जो नहीं आता है वो पहले पढ़ें, तभी ये सवाल हल करने की कोशिश करें, और तभी आपको मेरा सोल्यूशन समझ आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है ना भाई। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या किया मैंने। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक लूप चलाया 0 से लेके 2n तक, ताकि मैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स के लिए चेक कर पाऊँ। अब मैं चेक करूँगा कि क्या ith बिट सेट है। ith बिट अगर सेट होगी मेरे उसमें बिट मास्क में, तो मैं मान लूँगा कि मैं उसको बंद कर रहा हूँ, शहर को, ब्रांच को। फिर अब मैं एक फंक्शन बना रखा है, ये फंक्शन चेक करके बताएगा कि क्या जो बची हुई ब्रांचेज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे मैक्स डिस्टेंस के अंदर अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो मैं आंसर को बढ़ा दूंगा, वरना कुछ नहीं करूंगा और अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा। तो इस फंक्शन को फटाफट से देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। एक तो सबसे पहले मैंने इन्फिनिटी ले लिया है, इन्फिनिटी की कोई वैल्यू मान लीजिए, इसमें मैंने 1e6 मान लिया। क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में मैक्सिमम डिस्टेंस 10⁵ तक जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे n वर्टेक्स मान लिया है, k हमारा वो मैक्स डिस्टेंस हो जाएगा, रोड्स हमारी एजेस हो जाएंगी, और हमारा एक क्लोज सेट हो जाएगा जो बताएगा कि ब्रांचेस हमारी बंद है। फिर ये मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो जाएगी भाई, इन्फिनिटी से इनिशियलाइज हो गई। डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर देंगे, लेफ्ट डायगोनल को, क्योंकि एक ब्रांच का उसके खुद से डिस्टेंस 0 रहेगा। फिर हम रोड से ले एजेस को ट्रेवर्स कर लेंगे, चेक कर लेंगे क्या वो एज हम इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कैसे चेक करेंगे, अगर वो हमारे क्लोज के सेट में नहीं होगा तब हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों हमारे दोनों सिटीज़ ब्रांचेस। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मिनिमम ले लेंगे। मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है साफ साफ मल्टीपल एजेस हो सकते हैं। मल्टीपल एजेस मतलब कि 2 ब्रांचेस के बीच में एक से ज़्यादा रोड्स हो सकती हैं। तो हम मिनिमम डिस्टेंस दे रहे हैं तो मिनिमम लेंगे सबका।
आई जे के लिए भी देखेंगे, जे के लिए भी देखेंगे, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी, उसका उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर रहेगी, क्योंकि हमारा आई जे, डिस्टेंस ऑफ आई जे और जे बराबर है। फिर इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, फ्लॉयड वार्शल लगाया। फ्लॉयड वार्शल की काफ़ी बेसिक सी एल्गोरिथम है, ये रिलैक्सेशन टेक्निक पे बेस्ड होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करंट डिस्टेंस को नई एच को इंट्रोड्यूस करके जो डिस्टेंस बन रही है उससे कंपेयर करते हैं। तो अगर वो कम आती है तो हम ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑफ एन क्यूब आती है 10 की, तो इस केस में 1000 तक ही जाएगी, तो वो कंस्टेंट से अंदर बैठेगी। तो ये हमारा फाइनल डिस्टेंस मैट्रिक्स निकाल के दे देगा। फिर हमें चेक करना है जो हमारी ब्रांचेज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो k से कम रहना चाहिए, और जो क्लोज्ड है उनके लिए तो हम चेक नहीं करेंगे, जो क्लोज नहीं है उनके लिए चेक करेंगे। तो अगर कहीं भी हमारा डिस्टेंस ज़्यादा बैठ रहा है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, वरना ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है सवाल में। कुछ खास सवाल होते नहीं है लीड कोड में, बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से थोड़ा ईजी रहता है, बिगनर्स के लिए अच्छा है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।